तुम्हें कितनी बार कहा है कि सरदार सूरजबीर की हवेली की लड़कियों की किस्मत सिर्फ घर की चारदीवारी और फिर उनके पति का घर होता है। तुम ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से निकाल दो नंदिनी। अर्चना जी की कड़क आवाज़ उस लंबे चौड़े कमरे में गूंज उठी। लकड़ी के फर्नीचर और मध्यम रोशनी ने कमरे में एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी थी। ये गांव की सबसे बड़ी और पुरानी हवेली थी। अर्चना जी खुद भी इसी हवेली के रंग में रंगी हुई एक रौबदार औरत थी, जिनके चेहरे पर हवेली के सख्त उसूलों और सरदार सूरजबीर के डर की परछाई साफ नजर आती थी। उनके सामने लाल कालीन पर नंदिनी बैठी आंसू बहा रही थी। वो इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जिसका गोरा रंग और खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना कर सकती थी। नंदिनी की बड़ी बड़ी काली आंखों में हमेशा एक डर समाया रहता था, लेकिन आज उन आंखों में बगावत की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। वो आमतौर पर बहुत खामोश और आज्ञाकारी रहती थी, लेकिन आज बात उसकी ज़िंदगी और उसके भविष्य की थी। मामा अपने बड़ी दीदी के साथ भी ऐसा ही किया था और उनकी ज़िंदगी भी इस हवेली में कैद होकर रह गई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे पढ़ना है। मैं यूँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नंदिनी ने अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए मजबूती से जवाब दिया। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो रहा था। जुबान मत चलाओ नंदिनी। सरदार सूरजबीर ने तुम्हारी शादी सरदार राघव के बेटे अभिमन्यु से तय कर दी है, और तुम जानती हो अपने पापा को, उनका फैसला हमेशा आखिरी फैसला होता है। अर्चना जी ने गुस्से से उसे घूरा और आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। मैं ये शादी नहीं करूंगी मम्मा। मुझे कॉलेज जाना है। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें। मैं अभिमन्यु जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती। मुझे बस पढ़ने दें। नंदिनी उनके कदमों में गिरकर रोने लगी और उसकी सिसकियों ने अर्चना जी को अंदर तक हिला दिया। वो जानती थी कि सरदार राघव का बेटा अभिमन्यु कैसा उजाड़ और गवार इंसान है, और नंदिनी जैसी नाजुक लड़की उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकेगी। चुप कर जाओ नंदिनी। अगर तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो एक तूफान आ जाएगा। तुम जानती हो अपने पापा को, वो किसी की बगावत बर्दाश्त नहीं करते। अर्चना जी ने घबराकर भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा जो आंगन की तरफ खुलता था। क्या हो रहा है इस कमरे में, और ये लड़की क्यों रो रही है अर्चना? एक भारी और गूंजदार आवाज़ सुनकर दोनों माँ बेटी कांप उठी। सरदार सूरजबीर दरवाजे में खड़े थे। वो एक लंबे कद और चौड़े कंधों वाले रौबदार सरदार थे, जिनके सिर पर बड़ी सी पगड़ी और चेहरे पर घनी मूछें उनके रौब को और भी बढ़ा रही थीं। उनकी लाल आंखें उनके गुस्से की गवाही दे रही थीं। उनके लिए लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना और घर से निकलना बेइज्जती समझा जाता था, और उनका ख़ानदान अपनी जिद, गुरूर और सरदारी को सबसे ऊपर रखता था। कुछ नहीं सरदार साहब, बस नंदिनी आगे पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाने की जिद कर रही थी। मैंने इसे समझा दिया है कि अब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। हमारे ख़ानदान में लड़कियां इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती। अर्चना जी ने डरते हुए जवाब दिया और नंदिनी को अपने पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की। कॉलेज जाने की जिद? सरदार सूरजबीर की बेटी होकर ये बात ऐसी सोच भी कैसे सकती है? अर्चना, तुमने इसे क्या सिखाया है? हवेली की लड़कियां बाहर नहीं जाती। सरदार सूरजबीर भारी कदमों से आगे बढ़े और कमरे के अंदर दाखिल हो गए। पापा, मुझे पढ़ना है। मैं आपके दोस्त राघव के बेटे से शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पापा प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कभी आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगी। नंदिनी ने हिम्मत करके माँ के पीछे से निकल कर कहा, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। सरदार सूरजबीर ने गुस्से से हाथ उठाया, लेकिन अर्चना जी बीच में आ गईं। नहीं, भगवान के लिए सरदार साहब, बच्ची है, नादान है, आप इस पर हाथ मत उठाइए। मैं इसे समझा दूंगी। अर्चना जी ने रोते हुए विनती की और सरदार सूरजबीर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसे समझा लो अर्चना, वरना कल ही मैं राघव को बुलाकर अभिमन्यु के साथ इसकी बात पक्की कर दूंगा, और आज से इसका घर से निकलना बिल्कुल बंद है। सरदार सूरजबीर ये कहकर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। देख लिया तुमने नंदिनी, अब खुश हो? बताओ, तुमने अपने पापा का गुस्सा देख लिया ना? वो तुम्हारा घर से निकलना भी बंद कर देंगे। अर्चना जी सोफे पर गिरते हुए बोली। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। राघव अंकल तो पापा से भी ज़्यादा सख्त है मामा, और आप अभिमन्यु को भी जानती हैं। वो एक जाहिल इंसान है। मैं उसके साथ मर जाऊंगी। प्लीज़ मम्मा, आप मेरी मदद करें। नंदिनी उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर अर्चना जी का दिल दुख गया। वो वैसे तो बहुत सख्त थीं, लेकिन अंदर से आखिर वो भी एक माँ थीं, जिसका दिल अपने बच्चों के आंसू देखकर पिघल जाता है। अपनी सबसे छोटी बेटी को इस तरह बर्बाद होते वो कैसे देख सकती थीं? उठो नंदिनी और रोना बंद करो। मैं सरदार साहब से बात करूंगी। मैं उन्हें मनाऊंगी कि वो तुम्हें कॉलेज जाने की इजाज़त दे दें, चाहे मुझे उनके पैरों में क्यों ना गिरना पड़े। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अर्चना जी ने उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत इरादे से कहा, सच मामा, आप पापा को मना लेंगी? मैं आपकी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। नंदिनी ने खुशी से रोते हुए अपनी माँ के हाथ चूम लिए। हाँ, मैं मना लूँगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें होंगी।
जो तुम्हें हर हाल में माननी पड़ेंगी, और अगर तुमने एक भी शर्त तोड़ी तो मैं खुद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करवा दूंगी। अर्चना जी का अंदाज अब एक माँ की बजाय एक सख्त सरदारनी जैसा हो गया था। मैं आपकी हर शर्त मानूंगी मामा, बस मुझे पढ़ने दीजिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। सुन लो फिर, तुम कॉलेज सिर्फ पढ़ने जाओगी, वहाँ किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं करोगी और ना ही बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करोगी। तुम घर से पूरी तरह खुद को ढक कर निकलोगी। जिस तरह का फैशन आजकल कॉलेज में अपनाया जाता है वैसा फैशन तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि किसी गैर मर्द की निगाह भी तुम्हारे ऊपर पड़े। मेरी ये बात अपने पल्लू से बांध लो नंदिनी। अर्चना जी ने उसे खानदानी रस्मों का हवाला देते हुए सख्ती से चेतावनी दी। मैं खुद को छुपा कर रखूंगी मम्मा, मैं कभी अपने चेहरे से मास्क भी नहीं उतारूंगी। और सबसे ज़रूरी बात, कॉलेज से छुट्टी होते ही तुम सीधे घर आओगी। कोई आवारागर्दी, कोई बाजार जाना नहीं होगा। अगर सरदार साहब को तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली तो उसी दिन तुम्हारा कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। अर्चना जी ने उसे आखिरी शर्त बताई जिस पर नंदिनी ने उसका मान रखने का वादा किया। अगले दिन अर्चना जी ने सरदार सूरजवीर को मनाने के लिए बहुत मिन्नतें की। सरदार साहब, मैंने आपसे कभी किसी बात की जिद नहीं की। बाकी दोनों बेटियों के लिए भी आपने जो कुछ भी फैसला लिया, मैंने आपके फैसले के आगे चुपचाप सर झुका दिया। पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप नंदिनी को आगे पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। सरदार सूरजवीर पहले तो बिल्कुल नहीं माने। तुम जानती हो अर्चना, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ कॉलेज नहीं जाती, बल्कि हम तो उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं देते। फिर भी मैंने अपनी बेटियों को 10वीं तक पढ़ाई दिलवाई है, बस अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सरदार साहब, वो बहुत होशियार बच्ची है, वो अपना भविष्य बनाना चाहती है। और वैसे भी आजकल तो ज़माना बहुत बदल चुका है। मैं नंदिनी की तरफ से हर तरह की जिम्मेदारी उठाती हूँ, आप बस उसे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दीजिए। अर्चना जी की जिद पर आखिरकार वो कुछ नरम पड़ गए और सख्त शर्तों के साथ उन्होंने हाँ कर दी। सुबह सवेरे हवेली के बड़े से आंगन में खामोशी थी जब नंदिनी लंबे से कुर्ते और एक बड़े से दुपट्टे के साथ बाहर आई। उसके चेहरे पर एक काला मास्क भी था। लंबे सिल्की और खूबसूरत बालों को उसने कसकर एक चोटी में बांध रखा था। पैरों में काले जूते थे। उसके पूरे शरीर में सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थीं जो काले मास्क से झलक रही थीं, लेकिन वे आंखें भी इतनी कातिल थीं कि अगर कोई एक बार देख ले तो उनमें डूब कर रह जाए। अर्चना जी ने उसका हाथ थाम लिया और सख्त शब्दों में उसे आखिरी बार नसीहत दी। मेरी बात हमेशा याद रखना नंदिनी, तुम्हारे कंधों पर सरदार सूरजवीर की इज्जत रखी है। कॉलेज की रंगीनियों में अपने घर की रस्मों को भूल मत जाना। सीधी जाना और सीधी वापस आना। बेफिक्र रही मामा, मैं आपका और पापा का मान कभी नहीं तोड़ूंगी। मेरी मंजिल सिर्फ मेरी पढ़ाई है और मैं जानती हूँ हवेली की लड़कियों का क्या मकाम है। ड्राइवर गाड़ी निकाल कर लाया तो नंदिनी खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज़ के साथ ही नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसकी ज़िंदगी का पहला सफ़र था जो हवेली की ऊंची और घुटन भरी दीवारों से बाहर था। कॉलेज की बिल्डिंग के सामने गाड़ी रुकी तो नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा। कॉलेज का माहौल हवेली से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ रौनक, खुला माहौल और लड़कियों की चहल पहल थी। नंदिनी थोड़े हिचकिचाते कदमों के साथ अपनी क्लास में पहुंची और एक कोने में खामोशी से बैठ गई। थोड़ी देर के बाद एक मॉडर्न टाइप की लड़की उसके पास आकर बैठ गई, जिसके बाल खुले हुए थे। हेलो, मेरा नाम पूजा है और तुम शायद आज पहली बार आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। पूजा ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा। मेरा नाम नंदिनी है और हाँ, आज मेरा पहला दिन है। नंदिनी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया और अपनी किताबें मेज पर सही करने लगी। तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो नंदिनी? ये कॉलेज है, हम सब यहाँ दोस्त हैं। तुम रिलैक्स होकर बैठो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पूजा ने उसकी झुकी हुई नज़रों और सिमटे हुए वजूद को देखकर दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं घबराई हुई नहीं हूँ, बस मुझे इस खुले माहौल की आदत नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियाँ इस तरह आज़ाद नहीं होती और ना ही हम किसी गैर से ज़्यादा बातें करते हैं। नंदिनी ने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए सादगी से जवाब दिया। पूजा को काफ़ी हैरानी हुई, ये किस तरह के माहौल की बात कर रही है। तभी टीचर क्लास में आ चुकी थी। क्लास शुरू हुई और नंदिनी ने बड़ी दिलचस्पी के साथ लेक्चर सुना। वो बहुत खुश थी। क्लास खत्म होने के बाद पूजा उसे कॉलेज के बड़े से लॉन में ले गई, जहाँ लड़कियाँ ग्रुप बनाए आपस में बातें करने में बिजी थीं। तुम जानती हो नंदिनी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें इसे कैद करके नहीं जीना चाहिए। कल ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बोटिंग पर गई थी। हमने मिलकर बहुत मज़े किए और बाहर खाना भी खाया। पूजा ने बेहद खुशी से अपनी पिछली शाम के बारे में बताया। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कहते? नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि हवेली में तो बॉयफ्रेंड का नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था और मर्दों के सामने जाना सख्त मना था। हाँ बिल्कुल जाते हैं, वो सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बल्कि हमारी फैमिली का एक दूसरे के घर आना जाना भी है। हमारे घर का माहौल बहुत दोस्ताना है।
हमारे माँ बाप को हम पर पूरा भरोसा है और वो हमें बेकार की पाबंदियों में नहीं जकड़ते। हम हर टॉपिक पर उनसे बात कर सकते हैं। पूजा ने गर्व से बताया। ये सब सुनकर नंदिनी गहरी सोच में पड़ गई। उसे हवेली के वो सख्त उसूल याद आ गए जहाँ मर्द और औरतें एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते थे। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ मर्द और औरतें अलग अलग रहते हैं। मेरे पापा और भाई भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करते। वो बस अपना हुक्म चलाते हैं। हमें तो लड़कों के सामने जाने की भी इजाज़त नहीं है। नंदिनी की आवाज़ में एक अजीब सी हसरत थी। वो अपनी कैद को पूजा की आज़ादी से मिला रही थी। तुम्हारी फैमिली बहुत पुराने ख्यालात की है नंदिनी। दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। रिश्ते मोहब्बत और भरोसे से चलते हैं, डर और खौफ से नहीं। तुम अपने घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें अंदाजा होगा नंदिनी कि दुनिया कितनी हसीन है और जीने के काबिल है। पूजा ने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हमारे यहाँ औरत का मतलब सिर्फ खामोशी है, और अगर हम अपनी मर्जी से सांस भी लें तो उसकी गूंज हवेली की दीवारों से टकराकर पापा के गुस्से की सूरत में वापस आती है। नंदिनी ने पूजा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। पूजा हैरानी से उसे देखने लगी। तो क्या तुम लोग सारी जिंदगी यूं ही गुजार देते हो? क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं होता? क्या तुम्हारे खानदान की लड़कियों का दिल नहीं करता कि तुम लोग भी आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, घूमो फिरो, हंसी खुशी रहो? पूजा के शब्दों में बहुत से सवाल थे। हमारे सपने वहीं ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पापा की मर्जी शुरू होती है। हमारे यहाँ ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ आदेश मानने की रस्म है। मेरी बड़ी बहन ने एक बार अपने हक के लिए बात की थी और आज वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है जिसे मौत कहना ज़्यादा बेहतर है। पापा ने उसकी शादी दूसरे गांव के चौधरी के गवार बेटे से कर दी। वो इतना सख्त मिजाज है कि उन्हें हमारे घर भी नहीं आने देता। वो तो जैसे उस घर में कैद होकर रह गई हैं। नंदिनी की आवाज़ में दर्द था जो पूजा को साफ महसूस हो रहा था। ये तो बहुत जुल्म है नंदिनी, तुम लोग ये सब कैसे बर्दाश्त करते हो? हमारे घर में तो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद ना आए तो मैं साफ साफ पापा को बता देती हूँ और वो मेरी बात सुनते भी हैं और उसे मानते भी हैं। पूजा ने बड़े गर्व से अपने घर का माहौल बताया। अहमियत देना तो दूर की बात है पूजा, हमारे यहाँ तो बेटी की पैदाइश पर भी कोई ख़ास खुश नहीं होता। बेटी को तो बस एक बोझ समझा जाता है जिसे जल्द से जल्द ब्याह कर दूसरे घर का कर देना चाहिए। जहाँ लड़कियाँ जैसे ही 16-17 साल की होती हैं उन्हें विदा कर दिया जाता है और सर से बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया जाता है। नंदिनी की आंखों में नमी आ गई। तुम बहुत बहादुर हो नंदिनी, जो तुमने उस बंधन से निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाया। तुमने पढ़ाई का फैसला करके बहुत अच्छा किया है। ये कॉलेज तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, तुम देखना। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला दिया। मैं बस पढ़ना चाहती हूँ पूजा। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी भी मेरी माँ और मेरी बहनों की तरह हवेली के अंधेरों में कट जाए, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा ये सपना भी मुझसे छीन न लिया जाए। नंदिनी ने आसपास देखते हुए कहा, जैसे उसे डर हो कि कहीं सरदार सूरजबीर का कोई आदमी उसे सुन न रहा हो। तुम डरो मत नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस कॉलेज की ज़िंदगी को तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत बना देंगे। तुम बस इन पुरानी और पिछली सोचों को अपने दिमाग से निकाल दो। पूजा ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पूजा, तुम इस तरह का ड्रेस पहनकर कॉलेज में आती हो तो ये भी तो सही नहीं है। हमें कम से कम पूरे कपड़े तो पहनने चाहिए, क्योंकि इस तरह अपना आप दूसरों को दिखाना भी सही नहीं है। नंदिनी ने उसके खुले बाजुओं और उसके टॉप को देखते हुए कहा। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी नीयत साफ है। मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम देखना, तुम भी हमारे साथ रहकर इस खुले माहौल में सांस लेना सीख जाओगी और ये दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। पूजा ने बेफिक्री से हंसकर जवाब दिया। ये सुनकर नंदिनी खामोश हो गई, लेकिन पूजा की बातों ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। वो सोचने लगी, क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी अलग और इतनी अच्छी है, या फिर उसके घर का माहौल ही उसके लिए, या फिर उसके घर के सख्त उसूल ही जिंदगी की असली हकीकत है। चलो अब उठो नंदिनी, हम कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। पूजा ने कहा। नहीं पूजा, मैं कैंटीन नहीं जाऊंगी। माँ ने सख्ती से मना किया है कि मैं क्लास के अलावा कहीं ना जाऊं और छुट्टी होते ही सीधी घर वापस चली जाऊं। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। नंदिनी ने फौरन इनकार कर दिया। यार, कैंटीन जाने में क्या हर्ज है? हम कौन सा कॉलेज से बाहर जा रहे हैं? बस हम कुछ खा पी कर वापस आ जाएंगे। तुम इतना मत घबराओ। पूजा ने उसे मनाने की कोशिश की। नहीं पूजा, मुझे मजबूर मत करो। अगर किसी ने मुझे वहाँ देख लिया तो मेरे पापा मुझे जिंदा जमीन में गाड़ कर रख देंगे। तुम जाओ, मैं यहीं लॉन में बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। नंदिनी ने मजबूती से जवाब दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अभी वापस आती हूँ। पूजा ये कहकर कैंटीन की तरफ चली गई और नंदिनी अकेली बेंच पर बैठी अपने आसपास की आज़ाद दुनिया को देखने लगी, जहाँ हर लड़की अपनी मर्जी से हंस बोल रही थी और कोई उन पर पहरा देने वाला नहीं था। पूजा उसे अकेला छोड़कर कैंटीन की तरफ चली गई और नंदिनी खामोशी से बेंच पर बैठी आसपास के माहौल को देखती रही कि अचानक पूजा का मोबाइल बजने लगा। नंदिनी ने डरते हुए स्क्रीन की तरफ देखा, जहां एक अनजान नंबर चमक रहा था।
उसने सोचा कि फ़ोन ना उठाए, लेकिन फिर पूजा की किसी मजबूरी का ख्याल आते ही उसने कांपते हाथों से कॉल उठा ली। हेलो, नंदिनी ने बेहद धीमी और कांपती हुई आवाज़ में कहा। हेलो मिस अनीता, मुझे आज की मीटिंग की तमाम फाइल्स फ़ौरन ईमेल कर दें, क्योंकि क्लाइंट्स किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ से भारी और रौबदार मर्दाना आवाज़ उभरी। एक गैर मर्द की भारी आवाज़ सुनकर नंदिनी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसके माथे पर पसीना आ गया। जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। ये मेरी दोस्त पूजा का फ़ोन है और वो अभी कैंटीन गई है। नंदिनी ने एक ही सांस में घबराकर जल्दी जल्दी जवाब दिया और उसका दिल डर से बुरी तरह धड़क रहा था। दूसरी तरफ कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। फ़ोन करने वाला इंसान नंदिनी की इस कदर डरी हुई आवाज़ और कांपती आवाज़ सुनकर कुछ पल के लिए हैरान रह गया था। ओह, मुझे माफ़ कीजिएगा। शब्दों में सख्ती धीरे धीरे नरमी में बदल गई। शायद जल्दी में मुझसे गलत नंबर डायल हो गया। मैंने आपको तकलीफ़ दी। कोई बात नहीं, नंदिनी ने मुश्किल से जवाब दिया और फ़ोन कॉल काट कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हवेली की किसी लड़की ने आज तक किसी गैर मर्द से फ़ोन पर बात नहीं की थी और उसे लग रहा था जैसे सरदार सूरजवीर ने उसे देख लिया हो। कुछ देर के बाद पूजा वापस आई तो नंदिनी ने जल्दी से फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। पूजा, तुम्हारा फ़ोन। किसी का गलत नंबर से फ़ोन आया था। कोई मीटिंग की फ़ाइल मांग रहा था। तुम अपना फ़ोन अपने पास ही रखा करो, मुझे बहुत डर लगता है। अगर पापा के किसी आदमी ने मुझे फ़ोन पर बात करते देख लिया तो मेरा कॉलेज जाना बंद करवा देंगे। नंदिनी ने डरी हुई आवाज़ में शिकायत की। अरे बाबा, कोई गलती से लग गया होगा। तुम इतना क्यों डरती हो जान? पूजा ने हंसते हुए फ़ोन ले लिया। दिन गुजरते गए और नंदिनी के कॉलेज की एक रूटीन बन गई। एक दिन पूजा को किसी काम से लाइब्रेरी जाना पड़ा और वो अपना फ़ोन फिर से नंदिनी के पास ही छोड़ गई। इत्तेफाक से फ़ोन दोबारा बज उठा और स्क्रीन पर वही नंबर था। नंदिनी ने उस नंबर को फ़ौरन पहचान लिया। उसे लगा शायद फिर से कोई ज़रूरी काम होगा और उसने गलती से कॉल लगा दिया होगा। इसलिए नंदिनी ने डरते डरते कॉल उठा ली। हेलो, दूसरी तरफ से वही भारी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, आपने फिर फ़ोन किया? मैंने बताया था ना, ये पूजा का नंबर है। नंदिनी ने घबराहट और गुस्से को मिलाकर कहा। मुझे पता है ये रॉन्ग नंबर है और ये पूजा का फ़ोन है। मैंने पहले भी फ़ोन किया था तो पूजा से ही मेरी बात हुई थी। अर्नब ने बहुत नरमी से कहा। लेकिन उस दिन आपकी आवाज़ सुनने के बाद मैं आपकी घबराहट और सादगी को भूल नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को दोबारा कॉल करने से रोक लूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? नंदिनी की सांसें गले में अटक गईं और उसने घबराकर इधर उधर देखा। देखिए प्लीज़, भगवान के लिए मैं एक बहुत ही शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो मेरा गला दबा देंगे। आप दोबारा फ़ोन मत कीजिए। उसकी आवाज़ में इतना डर था कि वो खुद भी सुकून से बैठ नहीं पा रही थी। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको अंदाज़ा नहीं कि मेरे घर वाले कितने सख्त हैं। वो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। आप मेहरबानी करके फ़ोन बंद कर दीजिए। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए और उसकी कांपती हुई आवाज़ सुनकर अर्नब को अंदाजा हो गया कि वो लड़की सच में किसी खानदानी डर और दबाव का शिकार है। ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। आप प्लीज़ खुद को यूँ डर में मत रखिए। रोना बंद कीजिए। मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अर्नब ने बेहद नरमी से कहा। फ़ोन कट गया, लेकिन नंदिनी के हाथ अभी तक काँप रहे थे। एक तरफ सरदार सूरजवीर का डर था, दूसरी तरफ अर्नब की आवाज़ का वो नरम एहसास जिसने नंदिनी के दिल में अनजाने से दस्तक दे दी थी। कई दिन ऐसे ही चुपके से गुजर गए। पूजा क्लास में जा चुकी थी और अपना फ़ोन जानबूझकर ही आज या फिर अनजाने तौर पर नंदिनी के पास ही छोड़ गई थी। नंदिनी अकेली बेंच पर बैठी अपने नोट्स देख रही थी कि तभी पूजा का मोबाइल बजने लगा। नंदिनी ने स्क्रीन पर जगमगाता हुआ वही नंबर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा कि फ़ोन न उठाए, लेकिन लगातार बजती घंटी ने उसे मजबूर कर दिया और उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठा लिया। हेलो, नंदिनी ने बेहद धीमी और कांपती आवाज़ में कहा। तुमने फ़ोन उठा लिया? मैं तो सोच रहा था हवेली की डरपोक शहजादी आज भी फ़ोन काट देगी। अर्नब की भारी और शरारती आवाज़ गूंजी। मैं डरपोक नहीं हूँ और आप मुझे तंग करना बंद कीजिए। मैंने कहा था ना, दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। नंदिनी ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कंपन साफ था। अगर डरती नहीं हो तो फिर आवाज़ क्यों काँप रही है? अर्नब ने नरमी से पूछा। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं काँप रही। आपको कोई और काम नहीं है क्या जो सारा दिन एक गलत नंबर पर कॉल करते रहते हैं? नंदिनी ने झुंझलाकर कहा। काम तो बहुत है, लेकिन जब से एक मासूम सी लड़की की कांपती और दर्द भरी आवाज़ सुनी है, सारा बिजनेस और सारी मीटिंग्स भूल गया हूँ। अर्नब के शब्दों में अजीब सा जादू था जिसने नंदिनी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। देखिए, आप बाज आ जाइए। मैं पापा को बता दूंगी। नंदिनी ने उसे डराने की कोशिश की। बता दो, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आपके पापा से मिलूं और कहूँ कि आपकी बेटी की आवाज़ ने मुझे हिंदुस्तान में रुकने पर मजबूर कर दिया है। अर्नब ने हंसकर कहा। नंदिनी की सांस गले में अटक गई। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो मुझे जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। हमारे यहाँ लड़कियों को ऊंची आवाज़ में सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है।
नंदिनी के शब्दों में सच्चा डर था। अर्नब की हंसी गायब हो गई और उसने गहरी सांस ली। तुम इतने घुटन में कैसे रहती हो? अपना नाम नहीं बताओगी? मेरा नाम नंदिनी है। बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अर्नब की आवाज़ मुलायम हो गई, जिससे नंदिनी के चेहरे पर लाली छा गई। मैं फ़ोन रखती हूँ, पूजा आ रही है। नंदिनी ने घबराकर बहाना बनाया। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ वो क्लास में है, तुम बस मुझसे बात करने से घबरा रही हो। हालांकि तुम्हारा दिल भी कर रहा है मुझसे बात करने को। अर्नब ने उसे छेड़ा। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। आप बहुत बदतमीज हैं, नंदिनी ने रुहासे होकर कहा। अगर मैं बदतमीज हूं तो तुमने मेरा फ़ोन क्यों उठाया? अर्नब की बात सीधे दिल के निशाने पर जाकर लगी थी। नंदिनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोशी से फ़ोन पकड़े खड़ी रही। मुझे पता है तुम डरती हो, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारी इस कैद भरी तन्हाई में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अर्नब ने उसे तसल्ली दी। हमारे यहाँ दोस्तियाँ नहीं होती, ख़ास तौर पर लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। पापा जी कहते हैं ये सब गलत है। नंदिनी ने सादगी से अपनी हवेली का कानून बताया। तो अपने पापा जी को हर बात बताना जरूरी तो नहीं है ना? कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए, जैसे कि हमारी ये बातचीत। अर्नब ने उसे प्यार से समझाया। आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं एक सीधी सादी सी लड़की हूँ, मुझे इन सब बातों का नहीं पता। नंदिनी की आवाज़ में मासूमियत थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तुम कॉलेज में हुआ करो तो मुझसे बात कर लिया करो। वैसे भी मैं भी बहुत व्यस्त इंसान हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी ये सादी सी बातें अच्छी लगती हैं। तो क्या ख्याल है हवेली की डरपोक शहजादी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अर्नब ने पूछा। मैं डरपोक नहीं हूँ, नंदिनी ने फौरन कहा। तो फिर दोस्ती मंजूर? अर्नब ने मुस्कुराकर पूछा। नंदिनी ने दिल में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस की, और अर्नब की आवाज़ में एक ऐसा एहसास था जो उसने सरदार सूरजबीर की हवेली में कभी महसूस नहीं किया था। सिर्फ थोड़ी देर के लिए बात करूंगी और मैं आपको पापा जी की कोई भी बात नहीं बताऊंगी, नंदिनी ने शर्त रखी। मंजूर है। अर्नब की भारी आवाज़ में गहरी मुस्कुराहट छुपी हुई थी। अब जल्दी से मुझे बताओ कि आज नाश्ते में क्या खाया था? क्यों? नंदिनी ने हवेली के डर से निकलकर पहली बार अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया था, जहां अर्नब की सूरत में एक दिल को छू लेने वाला एहसास उसका इंतजार कर रहा था। 1 साल का समय कैसे गुजर गया, नंदिनी को खुद भी अंदाजा न हुआ। अर्नब की भारी और मोहब्बत भरी आवाज़ अब उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आदत बन चुकी थी। वो कॉलेज के लॉन के सुनसान कोने में बैठी फ़ोन पर अर्नब की बातें सुन रही थी, और उसका दिल रोज़ से कहीं ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी बात गौर से सुनो नंदिनी, मैंने एक ज़रूरी फ़ैसला लिया है। कैसा फ़ैसला? अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द। अर्नब के इन शब्दों ने नंदिनी के वजूद में सनसनी दौड़ा दी। आप क्या कह रहे हैं अर्नब? आप पागल हो गए हैं। नंदिनी की सांस गले में अटक गई और उसके हाथ कांपने लगे। मैं बिल्कुल होश में हूँ और अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है अर्नब। आप मेरे पापा जी सरदार सूरजबीर को नहीं जानते, वो मुझे जान से मार देंगे। नंदिनी एकदम रोने लगी। कोई सरदार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अर्नब की आवाज़ में मर्दाना जिद और गुस्सा था। हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, आपने तो आज तक मेरा चेहरा भी नहीं देखा, फिर आप मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? नंदिनी ने उसे हकीकत याद दिलाने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई मतलब नहीं नंदिनी, मैं तुम्हारी रूह और तुम्हारी उस शर्म से जुड़ चुका हूँ जो तुम्हारी हर बात में झलकती है। अर्नब के शब्द नंदिनी के दिल पर दस्तक दे रहे थे। ये सब फिल्मी बातें हैं अर्नब, हकीकत बहुत कड़वी होती है। मेरे घर वाले तो मुझे घर के लड़कों के सामने भी नहीं जाने देते, तो वो किसी गैर अजनबी को कैसे स्वीकार करेंगे? नंदिनी के आंसू बहने लगे। अर्नब की भारी सांसों की आवाज़ फ़ोन पर नंदिनी के कानों से टकरा रही थी, और उसका दिल अपनी पसलियों से बाहर आने को बेताब हो रहा था। अर्नब का यह जुनून नंदिनी के लिए बिल्कुल नया और मदहोश कर देने वाला था। मैं 1 साल से सिर्फ तुम्हारी वजह से देश में रुका हुआ हूँ, वरना मेरा सारा बिजनेस तो लंदन में है। मैंने अपना सब कुछ अब यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए। और तुम इसे फिल्मी बातें कह रही हो? अर्नब ने उसे अपने पागलपन का एहसास दिलाया। नंदिनी रोने लगी। उसे एक तरफ अर्नब की इतनी सच्ची मोहब्बत महसूस हो रही थी, और दूसरी तरफ हवेली का खौफनाक अंजाम नजर आ रहा था। तुम्हारी ये कांपती हुई सांसें मुझे पागल कर देती हैं नंदिनी। मैं चाहता हूँ कि अब ये कैद ख़त्म हो जाए और तुम हमेशा के लिए मेरे सामने आ जाओ। मुझे और मत डराइए अर्नब, मेरी तो जान निकल रही है। नंदिनी ने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कते दिल को संभालने की नाकाम कोशिश की। जान तो तुम मेरी हो नंदिनी, और अपनी जान की हिफाजत करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अर्नब की आवाज़ का जादू नंदिनी के वजूद में उतरता जा रहा था। ये आपको हवेली के दरवाजे से ही बेइज्जत करके निकाल देंगे अर्नब। आप मेरी खातिर अपनी बेइज्जती मत करवाइए, ये बहुत जालिम लोग हैं। नंदिनी ने रोते हुए विनती की। मैं तुम्हारी खातिर हर बेइज्जती बर्दाश्त करने को तैयार हूँ।
मैं अपने माँ बाप को लंदन से बुलवाकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। अर्नब के इस अटल फैसले ने नंदिनी को जैसे बेहोश सा कर दिया था। नंदिनी के दिल में एक मीठा सा दर्द उठा। अर्नब की इस कदर गहरी और सच्ची मोहब्बत ने उसके अंदर मौजूद सरदार सूरजवीर के डर को एक पल के लिए धुंधला कर दिया था और वो खुद को पूरी तरह अर्नब की मोहब्बत के जादू में जकड़ता हुआ महसूस कर रही थी। सुबह का वक्त था और हवेली के बड़े से आंगन में खामोशी छाई हुई थी, मगर नंदिनी के कमरे में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आईने के सामने खड़ी अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। उसके कांपते हाथों से बार बार दुपट्टा फिसल रहा था। आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश और बेचैन लग रही हो नंदिनी, खैरियत तो है? अर्चना जी की अचानक आवाज़ पर नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने एकदम चौंक कर घबराकर मुड़कर पीछे देखा। कुछ नहीं मम्मा, बस आज कॉलेज में मेरा एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है और मुझे पूजा से मिलकर तैयारी करनी है। नंदिनी ने नज़रें चुराते हुए जल्दी से बहाना बनाया, लेकिन उसके चेहरे की लाली और आंखों की चमक कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अर्चना जी ने उसे गौर से देखा और करीब आकर उसका माथा चूम लिया। भगवान तुम्हें कामयाब करे, लेकिन याद रखना बेटा, बाहर लॉन में तुम्हारे पापा जी अपने आदमियों के साथ बैठे हैं। उनकी नज़रों से बचकर सीधी गाड़ी में जाकर बैठ जाना और कॉलेज से सीधी घर आना। तुम्हारी ये खुशी किसी गलती का कारण न बन जाए। अर्चना जी ने उसे हवेली के सख्त उसूल याद दिला दिए। जी मम्मा, मुझे सब याद है, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। नंदिनी ने जल्दी से चेहरे पर मास्क पहन लिया ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। उसी पल बाहर लॉन से सरदार सूरजवीर की एक गूंजती हुई आवाज़ आई, जो किसी नौकर को सख्ती से डांट रहे थे। नंदिनी का वजूद एक पल के लिए कांप उठा और वो तेजी से कदम उठाती गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कॉलेज पहुंचकर पूजा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी आओ, वो पिछले पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं यहाँ खड़ी होकर पहरा देती हूँ ताकि कोई उस तरफ ना आए। पूजा की बात ने उसे जैसे होश मिला दिया। पार्क के सुनसान और शांत कोने में गहरी खामोशी थी। जब नंदिनी कांपते कदमों के साथ वहां पहुंची थी, सामने ही एक लंबे कद का खूबसूरत सा इंसान खड़ा हुआ था, जिसकी नजरें बेताबी से उसी रास्ते पर जमी थीं। नंदिनी ने जब उसे देखा तो बस उसे देखती ही रह गई। वो बेहद हैंडसम और प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक था। नंदिनी, तुम आ गई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अर्नब की भारी और जादू भरी आवाज़ ने नंदिनी के कदम वहीं रोक दिए। मैं बहुत डर रही हूँ अर्नब। अगर पापा जी के किसी आदमी ने मुझे यहाँ आपके साथ देख लिया तो मेरी मौत पक्की है। नंदिनी की आवाज़ मास्क के पीछे से कांपती हुई आई। मेरी जान, जब तक तुम्हारा अर्नब जिंदा है, कोई सरदार सूरजवीर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम बस एक बार मेरी तरफ देखो। अर्नब ने उसके करीब आते हुए गहरे और मदहोश कर देने वाले अंदाज में कहा। मैं नजरें नहीं उठा सकती, मुझे शर्म आ रही है और डर भी लग रहा है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। नंदिनी ने अपने दोनों हाथ आपस में कसकर जकड़ लिए। अर्नब ने कदम और आगे बढ़ाए। उसके करीब आने पर नंदिनी के वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। तुमने जो खुद को इस काली सी चादर में छुपा रखा है ना, इसने मुझे और भी पागल कर दिया है। तुम्हारी ये झुकी हुई नजरें और ये शर्म मेरी सारी दुनिया बन चुका है। अर्नब की गर्म सांसों की तपिश नंदिनी को अपने करीब महसूस हो रही थी और उसका अंग अंग डर और शर्म से कांप रहा था। आपने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा, फिर ये कैसी मोहब्बत है अर्नब? नंदिनी ने मुश्किल से अपने शब्द बोले और उसकी सांसें और भी तेजी से बहकने लगीं। मोहब्बत चेहरों की मोहताज नहीं होती नंदिनी। मैंने तुम्हारी रूह को अपनी रूह में उतरता महसूस किया है। तुम्हारी इस पवित्रता ने, मासूमियत ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैं लंदन के खुले और आज़ाद माहौल में रहकर भी तुम्हारी शर्म और पवित्रता का दीवाना हो गया हूँ। अर्नब की आवाज़ में ऐसा जुनून था जिसने नंदिनी के दिल पर छाया हर डर पिघला दिया। अब मुझे वापस जाना है। पूजा मेरा इंतजार कर रही होगी और कॉलेज का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। नंदिनी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्नब की बेचैन निगाहों ने उसे जैसे कैद कर रखा था। इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा नंदिनी। 1 साल तक फ़ोन पर तुम्हारी ये धड़कती हुई सांसें सुनी हैं। आज तुम्हें अपने सामने पाकर मैं अपने होश खो रहा हूँ। अर्नब ने अपना हाथ नंदिनी के कांपते हुए हाथों की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे छुए बिना ही अपना हाथ पीछे कर लिया ताकि वो और न डर जाए। आपकी बातें और आपकी नज़दीकी मेरे दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रही है अर्नब। मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मेरी जान निकल जाएगी। नंदिनी का सीना तेज़ धड़कनों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हारे दिल की ये तेज़ धड़कन ही तो मेरी ज़िंदगी है नंदिनी। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे से ये मास्क मेरे हाथों से हटेगा और तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में मेरी रानी बनकर रहोगी। ये अर्नब का तुमसे वादा है। अर्नब के इस अटल वादे और उसकी गहरी मोहब्बत ने नंदिनी के अंदर एक मीठा सा एहसास भर दिया। मैं आपका इंतजार करूंगी अर्नब। नंदिनी ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी गहरी काली आंखों में देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। और फिर वो तेजी से मुड़कर वापस कॉलेज की तरफ चली गई। हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे से टकराती बारिश की बूंदें नंदिनी के दिल की धड़कनों के साथ शोर मचा रही थीं।
वो अभी अभी कॉलेज से लौटी थी और उसके कानों में अभी भी अर्नब की वो मखमली आवाज़ गूंज रही थी जिसमें उसने रिश्ता लाने का वादा किया था। नंदिनी ने तेजी से अपने कमरे का रुख किया जहां उसकी माँ अर्चना जी पहले से ही बैठी हुई थी, शायद उसी का इंतजार कर रही थी। नंदिनी की रंगत बदली हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर अर्चना जी ने उसे गौर से देखा। आज बड़ी जल्दी में हो नंदिनी, और ये चेहरा गुलाब की तरह क्यों दमक रहा है? अर्चना जी ने उठते हुए पूछा। कुछ नहीं मामा, बस थोड़ी सी थकान है। नंदिनी ने नजरें झुकाकर अपना बैग मेज पर रख दिया। झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। मामा, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो आज अपने माँ बाप के साथ हवेली आ रहा है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे इस कैद से निकाल कर ले जाएगा। नंदिनी ने आज पहली बार माँ के सामने अपने दिल का पूरा हाल खोल कर रख दिया। क्या बकवास कर रही हो नंदिनी? पागल हो गई हो क्या तुम? अर्चना जी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तुम्हारा बाप सरदार सूरजबीर अगर ये बात जान गया तो वो उस लड़के को हवेली की दीवारों में दफन कर देगा। उसे रोक लो नंदिनी। और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि हमारी इज्जत पर आंच नहीं आने दोगी। मम्मा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। ये सब कुछ बस एक गलतफहमी से शुरू हुआ था। मम्मा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं और अब मैं उसे नहीं रोक सकती। मम्मा, वो कहता है उसे मौत से डर नहीं लगता। वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा और मुझे अब इस हवेली के अंधेरों से डर लगने लगा है। मैं इस घुटन भरे माहौल में अब और ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। अर्नब ने मुझसे वादा किया है कि वो आज ही अपने माँ बाप को हमारे घर भेजेगा। मामा, पिछली बार की तरह इस बार भी आप सब संभाल लेना। नंदिनी ने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। अभी ये बातें चली रही थीं कि हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने का शोर हुआ। फिर एक नौकर भागता हुआ आया कि शहर से कुछ लोग सरदार साहब से मिलने आए हैं। नंदिनी का रंग उड़ गया और वो अर्चना जी के पीछे छुपकर लॉन की तरफ बढ़ने लगी जहां से वो सब कुछ देख सकती थी। सरदार सूरजबीर अपनी तख्त पर बैठे हुक्का पी रहे थे जब अर्नब अपने अपने पापा प्रताप राजपूत और अपनी माँ प्रिया जी के साथ अंदर दाखिल हुआ। अर्नब की लंबी चौड़ी पर्सनालिटी और उसका आत्मविश्वास देखकर सरदार सूरजबीर की आंखों में नागवारी की लहर दौड़ गई। सरदार साहब, मेरा नाम प्रताप राजपूत है और हम लंदन से आए हैं। लंदन से आए हैं? मैं तो आपको नहीं पहचानता। लेकिन आप हमें किस तरह जानते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे? सरदार साहब ने सख्त लहजे में पूछा। सरदार साहब, बेशक आप हमें नहीं जानते, ये हमारी पहली ही मुलाकात है। दरअसल हम यहाँ आपकी बेटी नंदिनी का हाथ अपने बेटे अर्नब के लिए मांगने आए हैं। प्रताप जी ने बेहद सुलझे हुए अंदाज में बात शुरू की। सरदार सूरजबीर ने हुक्के का लंबा कश लिया और धुआं अर्नब की तरफ उछाल दिया। लंदन के बाबू, तुम शायद रास्ता भूल गए हो। यहाँ सरदार की बेटियाँ बाहर के लड़कों को नहीं दी जाती। और तुम्हें मेरी बेटी का नाम किसने बताया? सरदार साहब, मैंने नंदिनी को कॉलेज में देखा था और उसकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं उसे इज्जत से ब्याह कर ले जाने आया हूँ। अर्नब की आवाज़ में ऐसी मर्दाना गूंज थी कि लॉन में मौजूद सरदार के खास आदमी भी खामोश हो गए। सरदार सूरजबीर का गुस्सा अब उनके चेहरे से साफ छलकने लगा था। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा और गुस्से से चिल्लाए, चौधरी राघव, जरा इधर तो देखो, ये शहर का लड़का तुम्हारी बहू का हाथ मांगने आया है। सरदार सूरजबीर का दोस्त चौधरी राघव और उसका बेटा अभिमन्यु पहले ही शहर से वहां पहुंच गए थे। वो किसी काम के सिलसिले में उनके पास आए हुए थे। अभिमन्यु ने अपनी पिस्तौल निकालकर अर्नब के माथे पर रख दी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मंगेतर पर नजर डाले? अभी गोली तेरे सिर में उतार दूंगा। तेरा सारा लंदन यहीं दफन हो जाएगा। अर्नब ने जरा बराबर भी डर महसूस नहीं किया, बल्कि उसने सुकून से पिस्तौल की नाल अपनी छाती पर रख दी और अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर बोला, गोली चलाने के लिए जिगर चाहिए और मोहब्बत पाने के लिए हिम्मत। मैं चोरों की तरह उसे भगाकर नहीं ले जा रहा, बल्कि इज्जत से आपके सामने खड़ा हूँ। बंदूकों से नहीं डरता मैं। निकल जाओ यहाँ से। सरदार सूरजबीर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे, यहाँ से चले जाओ। नंदिनी की शादी अगले हफ्ते ही अभिमन्यु से होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसले तो बहुत पहले हो जाते हैं सरदार साहब, अर्नब ने मुड़ते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ अभी, लेकिन याद रखिएगा, नंदिनी सिर्फ मेरी है और मैं उसे इस नर्क में मरने नहीं दूंगा। मैं दोबारा आऊँगा और इस बार उसे साथ लेकर ही जाऊँगा। अर्नब के जाते ही सरदार सूरजबीर गुस्से से पागल हो गए। वो अंदरूनी कमरे में आए जहाँ नंदिनी और अर्चना जी खड़ी थी। उन्होंने नंदिनी के बाल पकड़कर उसे झटका दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो ये गुल खिलाए हैं तूने कॉलेज जाकर? उस आवारा लड़के को अपनी शक्ल दिखाई तूने? नहीं पापा, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए, नंदिनी रोते हुए बोली। लेकिन सरदार सूरजबीर ने उसकी एक न सुनी। अब तू इस कमरे से तभी निकलेगी जब तेरी डोली अभिमन्यु के घर जाएगी। इसे कमरे में बंद कर दो। सरदार सूरजबीर ने हुक्म दिया और नंदिनी को फर्श पर फेंक कर बाहर चले गए।
नंदिनी अंधेरे कमरे में अकेली रह गई। उसका पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके दिल में अर्नब के वो शब्द उम्मीद की किरण बनकर चमक रहे थे। नंदिनी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। हवेली की उस काट कोठरी जैसे कमरे में नंदिनी को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। दीवारों पर लगी मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध उसे घुटन दे रही थी। उसके गाल पर सरदार सूरजवीर के थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ चुका था, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म लगा था वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो फर्श पर बैठी खिड़की की जंग लगी सलाखों से नजर आने वाले आसमान को देख रही थी, जहां चांद भी शायद उसकी बेबसी पर मातम कर रहा था। अचानक कमरे के भारी दरवाजे की जंजीर हिली और दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अर्चना जी हाथ में पानी का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। नंदिनी मेरी बच्ची, ये पानी पी ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। अर्चना जी ने उसके पास बैठकर उसे सहारा देना चाहा। मम्मा मुझे पानी नहीं, जहर लाकर दे दो ताकि ये तमाशा ही खत्म हो जाए। नंदिनी ने मुड़कर अपनी माँ की बेबस आंखों में देखा। क्या वो खैरियत से वहाँ से चला गया था मम्मा? अभिमन्यु ने उस पर पिस्तौल तान दी थी। मेरा दिल अभी भी डर रहा है। वो चला गया था नंदिनी, लेकिन तू अपनी फिक्र कर, तेरे बाप ने फैसला कर लिया है। वो अभी वहीं लॉन में राघव और अभिमन्यु के साथ बैठे कल की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अर्चना जी की आवाज़ रुंध गई। कल शादी? मामा आपने पापा को रोका क्यों नहीं? आप जानती हैं ना अभिमन्यु कैसा इंसान है। वो तो दरिंदा है, वो मुझे जीते जी मार देगा। नंदिनी ने तड़प कर अपनी माँ का दामन थाम लिया। मैं क्या करूँ नंदिनी, मैं एक बेबस औरत हूँ। सरदार सूरजवीर के सामने मेरी जबान कट जाती है। वो कह रहे हैं कि इस शहर के लड़के ने हमारी इज्जत को ललकारा है। अब वो तेरी शादी जल्द से जल्द करेंगे। अर्चना जी ने रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसी वक्त बाहर लॉन से अभिमन्यु के ठहाके लगाने की आवाज़ आई तो नंदिनी के कानों में शीशे की तरह उतर गई। वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा था ताकि नंदिनी को सुना सके। अंकल जी, कल के बाद ये हवेली की शहजादी मेरे घर की बांदी होगी। मैं इसे बताऊंगा कि शहर के बाबू से दिल लगाने का अंजाम क्या होता है। अभिमन्यु की आवाज़ में छिपी दरिंदगी नंदिनी के वजूद में कंपन पैदा कर रही थी। नंदिनी ने गुस्से और दुख से अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। उसका दिल चाह रहा था कि अभी इसी वक्त बाहर जाकर उस इंसान का मुंह नोच ले, लेकिन वो एक कैदी थी जिसके पाँव में रस्म रिवाज की जंजीरें पड़ी हुई थीं। मम्मा मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे अर्नब से बात करनी है, वो मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाएगा। नंदिनी ने उम्मीद भरी नज़रों से माँ को देखा। तेरे बाप ने तेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया है, इस कमरे से बाहर निकलना भी मना कर दिया है। अब तेरा बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। अर्चना जी ने उसे कड़वी हकीकत बताई। नंदिनी फर्श पर गिरकर सिसकने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत का चिराग अब बुझने वाला है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे कमरे की पिछली दीवार पर लगी छोटी सी खिड़की से किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। ये वही खास धुन थी जो अर्नब अक्सर फ़ोन पर गुनगुनाया करता था। नंदिनी की सांसें थम गईं। वो जल्दी से उठकर खिड़की की जंग लगी सलाखों के पास आई और बाहर झांका। अंधेरे में उसे एक साया नजर आया जो दीवार के साथ लगा खड़ा था। अर्नब, नंदिनी ने धीमी आवाज़ में पुकारा। नंदिनी हिम्मत मत हारना, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अर्नब की भारी और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ ने नंदिनी के मुर्दा वजूद में जान डाल दी। मैंने अपने माँ बाप को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है और अब तुम्हें यहाँ से निकाले बिना नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे यह हवेली ही क्यों न जलानी पड़े। अर्नब, आप पागल हो गए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहरा बहुत सख्त है, आप यहाँ से चले जाइए। नंदिनी ने डरते डरते इधर उधर देख कर कहा। पहरे उनके लिए होते हैं जो डरते हैं नंदिनी। मैं कल सूरज की रोशनी फैलने से पहले इसी जगह पर आऊँगा, तुम बस तैयार रहना और अपनी माँ से कहो कि वो तुम्हारी मदद करें। अर्नब ने छोटे मगर दो टूक शब्दों में अपना मजबूत फैसला सुना दिया। नंदिनी ने मुड़कर अर्चना जी की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब डर की जगह एक माँ की ममता और बगावत की चमक आ चुकी थी। वो देख रही थी कि उनकी दोनों बड़ी बेटियां कैसे एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में धकेल दी गई थीं और वो घुट घुट कर अपनी जिंदगियां जी रही थीं। लेकिन अब जब उन्हें मौका मिला था तो वो अपनी इस बेटी को यूं घुट घुट कर मरने देना नहीं चाहती थीं। मामा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? नंदिनी ने सवालिया नजरों से अर्चना जी की ओर देखा। अर्चना जी ने एक लंबी सांस ली और नंदिनी के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस हवेली के जुल्मों में रहकर गुजारी है नंदिनी, लेकिन मेरी बच्ची, अपने पापा की इज्जत पर कभी आंच मत आने देना। घर से भागी हुई लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, तुम मुझसे कहो कि वो अभी यहाँ से चला जाए और तुम्हारी बारात लाने की तैयारियां करे। तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगी। नंदिनी के चेहरे पर 1 साल बाद पहली बार एक मुस्कुराहट आई थी। उसे अब यकीन हो गया था कि अब उसकी मोहब्बत की जीत होगी। हवेली के बड़े लॉन में तनाव इस कदर ज्यादा था कि माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। सरदार सूरजवीर ने गुस्से में अपना हुक्का एक तरफ फेंक दिया और राघव की तरफ देखकर गरज कर बोले, बस बहुत हो गया, आप कोई और बहस नहीं होगी। अर्चना, जाओ जाकर
अर्चना जो अब तक खामोशी से खड़ी थी, कदम आगे बढ़ाकर सरदार के सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आज वो पुराना डर नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता की आग दहक रही थी। आप ये क्या गजब कर रहे हैं सरदार साहब? नंदिनी कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे आप अपनी आन की भेंट चढ़ा दें। वो मासूम है और अभिमन्यु जैसे बदतमीज लड़के के साथ उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अर्चना जी ने पहली बार इतनी बुलंद आवाज में बात की थी। खामोश हो जाओ अर्चना, तुम एक औरत हो और मर्दों के फैसलों में जुबान चलाने की हिम्मत मत करो। मैं जुबान दे चुका हूँ राघव को, और अब ये रिश्ता मरते दम तक होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सरदार सूरजबीर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। जुबान आपने दी है, नंदिनी ने नहीं। वो रिश्ता उससे पूछकर क्यों नहीं किया था आपने? और वो शहर वाला लड़का अर्नब, वो तो शराफत से रिश्ता लेकर आया था, आपने उसे जलील क्यों किया? उसकी क्या गलती थी? अर्चना जी ने तड़प कर सवाल किया। गलती ये थी कि उसने मेरी हवेली की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो लंदन से आकर मुझे बराबरी का सबक पढ़ाए? हम सरदार हैं अर्चना, बेटियां महलों में रहती हैं और वो अपनी बराबरी में ब्याही जाती हैं। सरदार सूरजबीर का अंदाज पत्थर की तरह सख्त था। राघव, जो अब तक बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, वो भी बोल पड़ा। भाभी जी, आप अभिमन्यु के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो मेरा बेटा है, नंदिनी का मंगेतर है। वो उसे बिल्कुल शहजादी बनाकर रखेगा। और रही बात तो शहर के छोकरे की, तो उसने हमारे घमंड को, हमारी इज्जत को ललकारा है। अगर सूरजबीर इजाजत दे तो मैं अभी उसका काम तमाम कर दूं। आप लोग इज्जत के नाम पर सिर्फ खून बहाना जानते हैं। अर्चना जी ने राघव की तरफ नफरत से देखा। अभिमन्यु शराबी है, जुआरी है, पूरा गांव उसकी करतूतों को जानता है। क्या आप ऐसे इंसान को अपनी बेटी देंगे? क्या आपका जमीर नहीं जागेगा? उन्होंने सूरजबीर से कहा। भाभी जी, मेरा बेटा जैसा भी है वो सरदार है, सरदार ही रहेगा, राघव ने सीना चौड़ा करके कहा। इसी दौरान शहर के होटल के कमरे में अर्नब और उसके माँ बाप के बीच भी एक बहस जारी थी। प्रताप जी कमरे में टहल रहे थे, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अर्नब बेटा, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये लोग तो पागल हैं, ये कानून को नहीं मानते। तुमने देखा नहीं, उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर पिस्तौल तान दी थी। प्रताप जी ने बेटे को समझाने की कोशिश की। पापा, मैं डरपोकों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। मैंने नंदिनी से वादा किया है, मैं उसे इस कैद से निकाल कर ही दम लूंगा। अर्नब की आवाज़ में अजीब सा जुनून था। बेटा, समझने की कोशिश करो। वो लड़की एक सरदार की बेटी है। वो लोग उसे मार देंगे, लेकिन कभी किसी गैर के हवाले नहीं करेंगे। प्रिया जी ने रोते हुए अर्नब का हाथ थाम लिया। लंदन वापस चलते हैं, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम उस लड़की को भूल जाओ। मम्मी, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ? 1 साल से मैं उसकी आवाज़ के सहारे जिंदा हूँ। मैंने आज तक उसे ठीक से देखा भी नहीं, लेकिन वो मेरे सीने में दिल बनकर धड़कती है। अगर मैं उसे इस हाल में छोड़कर चला गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अर्नब ने अटल शब्दों में जवाब दिया। तुम्हारी यही जिद हमें बर्बाद कर देगी अर्नब, प्रताप जी ने गुस्से से कहा। वो लोग ताकतवर हैं, उनके पास बंदूकें हैं, और हमारे पास सिर्फ कानून, जो वहाँ काम नहीं आता। पापा, मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मैंने नंदिनी को पैगाम भेज दिया है, वो कल सुबह से पहले मेरा इंतजार करेगी। अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं अकेला जाऊंगा। अर्नब ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। हवेली में सरदार सूरजबीर और अर्चना जी का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। सरदार साहब ने अर्चना जी का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। अगर तुमने दोबारा उस शहर के लड़के का नाम लिया तो मैं तुम्हें भी उसी कमरे में बंद कर दूंगा जहां नंदिनी कैद है। कल शाम तक शादी की तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। राघव, तुम जाकर अभिमन्यु से कहो कि वो अपनी तैयारी कर ले। आप जुल्म कर रहे हैं सरदार साहब, और याद रखिएगा कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं है। आप अपनी बेटी की बद्दुआ ले रहे हैं। अर्चना जी ने रोते हुए सरदार सूरजबीर से कहा। बद्दुआ हो या दुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, और वो तभी सुरक्षित रहेगी जब नंदिनी अभिमन्यु की बीवी बन जाएगी। सरदार सूरजबीर ने अपना फैसला सुना दिया और राघव के साथ बाहर निकल गए। अर्चना जी वहीं बैठकर रोने लगी। उन्हें अपनी बेटी का भविष्य अंधेर होता नजर आ रहा था, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण अभी भी चमक रही थी, जो अर्नब की सूरत में थी। उधर शहर में अर्नब ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को फ़ोन किया और उन्हें अपनी मदद के लिए बुला लिया। पापा, मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नंदिनी का ख्याल रखिएगा। अर्नब ने आखिरी बार अपने पापा की ओर देखा। रुक जाओ अर्नब, प्रताप जी ने गहरी सांस लेकर कहा। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम्हारा बाप तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हम साथ चलेंगे और उस सरदार को बताएंगे कि मोहब्बत खरीदने की नहीं बल्कि जीतने की चीज़ होती है। प्रिया जी ने भी अपनी आंसू पोंछे और अर्नब के सिर पर हाथ रख दिया। जा मेरे शेर, अपनी मोहब्बत को जीत कर लेकर आ। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। रात का पिछला पहर था। दोनों खानदान अपनी अपनी जिद और अना पर अड़े हुए थे। एक तरफ ताकत की दीवारें थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत का सैलाब इन दीवारों को गिराने के लिए बेताब हो रहा था। नंदिनी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और उसे यकीन था कि सुबह का सूरज उसके लिए नई जिंदगी की किरण लेकर आएगा।
उधर रात का आखिरी पहर था जब अर्चना जी ने वो हिम्मत जुटाई जो उन्होंने पिछले 25 सालों में कभी नहीं दिखाई थी। वो जानती थी कि सरदार सूरजवीर की आन के सामने सिर उठाना मौत को दावत देना है, मगर आज एक माँ की ममता ने डर को पीछे छोड़ दिया था। सरदार सूरजवीर अपने कमरे में अकेले बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी आंखों में गुस्से की लाली अब भी दिखाई दे रही थी। अर्चना जी ने कदमों की आहट दबाकर कमरे में दाखिल होते हुए दरवाजा बंद कर दिया। आप ये जुल्म नहीं करेंगे सरदार साहब, ये रिश्ता नहीं है, ये आप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्चना जी की आवाज में एक कंपन था, मगर अंदाज अटल था। तुम अभी तक बाज नहीं आई अर्चना, मैं कह चुका हूँ कल उसकी शादी होगी। सरदार सूरजवीर ने गुस्से से हुक्का एक तरफ रख दिया। खून तो नंदिनी आपका है, क्या आपको नजर नहीं आता कि अभिमन्यु उसके लायक नहीं? वो उसे कभी इज्जत नहीं देगा। वो शहर वाला लड़का अर्नब भले ही गैर है, मगर उसके वजूद की कदर करता है। उसने सबके सामने अपनी जान हथेली पर रखकर रिश्ता मांगा था। क्या ये मर्दानगी नहीं है? अर्चना जी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मर्दानगी बंदूकों के साय में होती है अर्चना, मोहब्बत के किस्सों में नहीं। सरदार सूरजवीर ने गरज कर कहा। नहीं सरदार साहब, मर्दानगी इसमें है कि अपनी बेटी की आंखों में आंसुओं को पढ़ा जाए। अगर कल नंदिनी ने दम तोड़ दिया तो क्या आपकी अना आपको चैन से जीने देगी? क्या आप इस हवेली की दीवारों में अपनी बेटी की सिसकियों का सामना कर पाएंगे? अर्चना जी ने उनके करीब आकर उनका हाथ थाम लिया। सरदार सूरजवीर की पकड़ हल्की पड़ गई और उनके सख्त चेहरे पर पहली बार हार के भाव साफ दिखाई दिए। वो खामोशी से अर्चना जी की तरफ देखती रहीं। मैं आपसे आपकी पगड़ी नहीं मांग रही, मैं अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। वो लड़का अर्नब उसे शहजादी बनाकर रखेगा। उसकी आंखें बताती हैं वो नंदिनी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, जबकि अभिमन्यु, वो तो खुद अपने मुंह से कल कह रहा था कि आपकी बेटी को बांदी बनाकर रखेगा। क्या आप अपनी जीत की खातिर उसे ऐसे इंसान के हवाले करेंगे जो सिर्फ उसे एक बांदी समझता है? अर्चना जी की आंखें छलक पड़ी। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। सिर्फ सरदार जी की भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने एक लंबी और भारी सांस ली। अर्चना, इससे पहले कि मेरा गुस्सा दोबारा मेरी अकल पर पर्दा डाल दे, उससे कहो कि इस हवेली से निकल जाए। मैं अपनी बेटी की अर्थी नहीं देख सकता। सरदार साहब ने अपना सिर झुका लिया। मेरा दोस्त कभी इस बात पर राजी नहीं होगा कि नंदिनी का रिश्ता उसके बेटे से तोड़कर किसी और से कर दिया जाए। नहीं सरदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से करेंगे। आप आज रात ही नंदिनी की शादी करके उसे विदा कर दें। ठीक है अर्चना, उस लड़के को बुलाओ। मैं आज रात ही नंदिनी की शादी उस लड़के से करूंगा। अर्चना जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फौरन नंदिनी के पास पहुंची। अर्नब पहले ही हवेली की पिछली दीवार के पास उसका इंतजार कर रहा था। नंदिनी, तुम्हारे पापा मान गए हैं। अर्नब से कहो वो अपने माँ बाप को लेकर आए। आज रात ही शादी की रस्म पूरी कर दी जाएगी। अर्नब खुद तो वहाँ पहले से मौजूद ही था। उसने अपने माँ बाप को भी जल्द से जल्द बुला लिया। शादी की रस्में बहुत ही शांति और सादगी से पूरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो उसे अपने नाम करके अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपने निजी फार्म हाउस की तरफ ले गया, जो शहर के शोरगुल से दूर एक सुकून भरी जगह पर था। रात गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस के कमरे में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। नंदिनी अपने लाल जोड़े में सिमट कर बैठी थी। उसका दिल अब भी काबू में नहीं आ रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से अर्नब की हो गई थी। अर्नब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़रें नंदिनी के झुके हुए सर पर जमकर रह गईं। आज से तुम सिर्फ मेरी हो नंदिनी, हमेशा के लिए। अर्नब ने उसके करीब बैठते हुए धीमी आवाज़ में कहा। नंदिनी शर्माकर नजरें भी न उठा सकी तो अर्नब की आंखों में मौजूद तलब और मोहब्बत ने उसे और भी दीवाना कर दिया। अर्नब ने धीरे से उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया। उसके कांपते हुए होठों पर उसने अपने नरम होठों का स्पर्श रख दिया। ये नरम स्पर्श अर्नब के पूरे वजूद में एक बिजली सी भर गया। वो जुनूनी होता उसके नरम होठों को मदहोश होते हुए पीने लगा। कमरे के माहौल में अजीब सी तपिश और खुशबू रच बस गई थी। अर्नब की संगत नंदिनी के लिए बिल्कुल नई और मदहोश कर देने वाली थी। उसने नंदिनी के बालों को अपनी उंगलियों में उलझाया और उसे अपनी बाहों के घेरे में खींच लिया। नंदिनी ने भी अभी अपनी तमाम तर शर्म और डर को भुलाकर खुद को अपने महबूब के हवाले कर दिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल मिल रही थीं और ये रात उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई थी। अर्नब का स्पर्श नंदिनी के वजूद में एक आग लगा रहा था। उसने बेहद नरमी और शिद्दत के साथ नंदिनी के ब्लाउज की गांठें खोली और उसे अपनी बाहों में उठाकर मोहब्बत के इन खूबसूरत पलों में गुम हो गया, जहां सिर्फ वो दोनों थे और उनकी बेपनाह चाहतें थीं। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सरदार सूरजवीर देर रात तक अपने कमरे में बैठे रहे। अर्चना जी जानती थी कि उनका फैसला उनके पुराने दोस्त राघव को कभी मंजूर नहीं होगा, और सच में वही हुआ। जैसे ही सुबह होने को आई, राघव को किसी नौकर से खबर मिल गई कि नंदिनी की शादी रातों रात अर्नब से कर दी गई है और उसे विदा भी कर दिया गया। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने आदमी बुलाए और दहाड़ कर कहा, सूरजवीर ने मुझे धोखा दिया है।
मेरे बेटे की मंगेतर को किसी और के साथ भगा दिया। अग- अगर उस शहरी बाबू का खून नहीं बहा तो मेरा नाम भी राघव चौधरी नहीं। उधर फार्म हाउस में सुबह की पहली किरण जिंदगी से अंदर आ रही थी। नंदिनी की आंखें अभी अभी खुली थीं। अर्नब के चौड़े सीने पर सर रखे सुकून से लेटी थी। अर्नब, मुझे डर लग रहा है। अर्नब ने मुस्कुराकर पूछा, किस बात का? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, राघव अंकल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वो जरूर कुछ करेंगे। अर्नब ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। तो आने दो उन्हें। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही नंदिनी, अब ये लड़ाई है हमारी जिंदगी की। उसी वक्त बाहर फार्म हाउस के गेट पर अचानक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। अर्नब की नज़र खिड़की की तरफ गई। दूर धूल उड़ती दिखाई दे रही थी। नंदिनी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, वो लोग आ गए अर्नब। अर्नब ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ियों से उतरते हुए हथियार बंद लोग फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे राघव और उसका बेटा अभिमन्यु खड़ा था और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अर्नब ने धीरे से नंदिनी का हाथ थामा और कहा, लगता है हमारी असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। दरवाजे पर अभिमन्यु खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में कदम रखते ही बंदूक सीधी अर्नब की तरफ तान दी और ठंडी आवाज़ में बोला, नंदिनी को मेरे हवाले कर दे अर्नब, वरना ये सुबह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह बन जाएगी। अर्नब ने उसकी तरफ देखकर तंज भरी हंसी हंस पड़ा। बड़े अजीब इंसान हो तुम अभिमन्यु। अभी भी तुम्हें नंदिनी चाहिए, जबकि उसके वजूद पर मेरी मोहब्बत की छाप लग चुकी है। मेरे स्पर्श से उसका तन और मन महक रहा है और उसके बाद भी तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। लगता है तुम्हारे अंदर की गैरत मर चुकी है। अर्नब की बातों ने अभिमन्यु को आग बबूला कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे इस स्पर्श को नंदिनी के वजूद से मिटा दूंगा, लेकिन नंदिनी मेरी ही रहेगी। अर्नब हल्की मुस्कान के साथ बोला, कहाँ कहाँ से मिटाओगे उस स्पर्श को अभिमन्यु? अर्नब ने नंदिनी का हाथ थामकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके माथे पर बेहद नरमी से अपने होंठ रख दिए। नंदिनी ने सुकून से आंखें बंद कर लीं और अभिमन्यु के सामने ही अर्नब के सीने से लग गई। ये दृश्य देखकर अभिमन्यु पागलों की तरह भड़क उठा। उसने गुस्से में बंदूक की पकड़ और भी कस ली और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक बाहर पुलिस के सायरन गूंज उठे। फार्म हाउस के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां आकर रुक चुकी थीं। कुछ ही पलों में पुलिस अंदर घुस आई और अभिमन्यु के हाथ से बंदूक छीनकर उसे पकड़ लिया।